हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो इंग्लिश का सब्जेक्टिव का वन शॉट होने वाला है, जिसमें कि आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और आपका परीक्षा जो कल है इंग्लिश का पेपर, और इंग्लिश का पेपर इतना अच्छा जाने वाला है आप सभी का, मैं खुद आप सभी को कह रही हूँ बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले ये बता देते हैं कि इंग्लिश में आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न तो देखने, आप लोग पैटर्न जानते हो, आप लोगों को क्या बनाना है, इसमें सेलेक्टिव बहुत है। मतलब इसमें क्या सेलेक्ट करें, क्या सेलेक्ट करके जो सही आसान रहे वो बनाए। तो देखिए, सबसे पहले जो रहता है वो ऐसे रहता है आप सभी का। ठीक है, ऐसे को लिखना, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो ऐसे से प्रारंभ होता है, और ऐसे को अगर आप अच्छा लिखते हो, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला पेज जो होगा वो बहुत खूबसूरत दिखेगा, तो कितना अच्छा होगा ना कि आपका लास्ट लास्ट तक शायद हो सकता है कि आपका अच्छा इंप्रेशन ही रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे पे हम जोर डालते हैं, और ऐसे को देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ऐसे है वो हम आप सभी को अभी बता देते हैं। और सारे ही इंपॉर्टेंट ऐसे का आप सभी को पीडीएफ, ये जितना अभी हम दे रहे हैं, चाहे इंपॉर्टेंट ऐसे हो, एक्सप्लेन करने का हो, एप्लीकेशन हो, समरी हो, मैच द फॉलोइंग हो, ये सब चीज़ का पीडीएफ हम अभी आप सभी को दे रहे हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी हम आप सभी को कुछ कुछ एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोग अपना अपना रिवाइज आराम से कर लें। ऐसे हम अभी आप सभी को 5 से 6 ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसे दिए हैं जो कि आपके परीक्षा में 100% चांस है कि आ सकता है। बिहार बोर्ड में या फिर किसी भी ऐसे का जो भी परीक्षा होता है, तो उसमें करंट जो टॉपिक चल रहा होता है उससे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो करंट टॉपिक बहुत सारे अभी बिहार में चल रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन चल रहा है, जैसे कि महाकुंभ मेला, तो ये भी आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो हम पूरा लिख कर आप सभी को दे दिया, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में कैसे बनाया, देखिए एक्सप्लेन बनाने के लिए आप सभी को 8 नंबर मिलता है, एक स्टोरी और उससे मिलता है। देखिए, एक्सप्लेन को कोई भी लाइन अगर आपको समझ नहीं आए तो कैसे, मतलब कि कोई भी लाइन दिया हुआ रहेगा तो कैसे पहचानेंगे उसको, कैसे हम बना देंगे और ताकि आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, एक्सप्लेन को कैसे करें वो भी हम आगे की वीडियो में बता रहे हैं। दूसरा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ही बनाना आप लोग, लेकिन हम लेटर भी दे देंगे आप सभी को कि लेटर कैसे लिखें। शॉर्ट आंसर के लिए हम आप सभी को रात को 8 बजे के आसपास आप सभी को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा और डायरेक्ट आ भी सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आप सभी को समरी बनाना है, जो कि 2 समरी दिया हुआ रहता है, एक स्टोरी से और एक पोएम से। तो स्टोरी का अगर समरी लिखते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू पोएम, क्योंकि पोएम में आपको ज़्यादा वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, कहाँ से लाएं वर्ड्स को, एलोबरेट कैसे करें। लेकिन स्टोरी में आप, जैसे पिंच ऑफ अ स्नफ है, तो पिंच ऑफ अ स्नफ का तो थीम जानते हो, हर चीज़ जानते हो, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन अपने तरफ से भी कर दोगे तो वो चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टोरी का समरी लिखेगा आप लोग। उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग आंसर जो आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मॉडर्न इंग्लिश पे आपको लिखना है, या फिर इंग्लिश इन इंडिया, फ्यूचर क्या है इंग्लिश इन इंडिया का, अमेरिकन इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है जो कि आप सभी का मैच द फॉलोइंग आता है। मैच द फॉलोइंग तो हर बच्चे को अटेंड करना है, हर एक स्टूडेंट को, जो कि आपको मैच द फॉलोइंग 10 नंबर देकर जाता है। और मैच द फॉलोइंग आज हम लेकर भी आए, वहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसी वीडियो में है। तो मैच द फॉलोइंग आप लोग 10 नंबर यहाँ से कर लीजिएगा। ट्रांसलेशन कभी भी मत बनाइए, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ट्रांसलेशन मत बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए से देखते हैं। आज हम आप सभी को 5 इंपॉर्टेंट ऐसे दिए हैं, जो कि कौन कौन सा है। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो। दूसरा है कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पे आपका पिछला साल नहीं आ रहा था तो इस साल आ सकता है। तीसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से तो आप सब वाकिफ़ है कि कैसे उसको एक्स्ट्रे में कन्वर्ट करना है, सोशल मीडिया का आप आराम से लिख लेंगे। चौथा है इलेक्शन। इलेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन पे आपकी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन 2025 में बिहार में होने वाला है। इलेक्शन पे ऐसे देख लीजिए, क्योंकि इलेक्शन पे ऐसे आ सकता है इस बार एग्जाम में, क्योंकि इलेक्शन जो है वो इस बार बिहार में होने वाला है 2025 में मई के आसपास। तो इलेक्शन पे ऐसे आ सकता है। साथ ही साथ एजुकेशन पे देख लीजिएगा, चाहे वुमेन्स एजुकेशन हो या फिर सिंपली एजुकेशन हो, इस पे देख लीजिए। महाकुंभ मेला या फिर फेयर। देखिए, महाकुंभ मेला और फेयर का इसलिए हम दिए हैं क्योंकि अभी ये करेंटली चल रहा है और बिहार बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये महाकुंभ मेला करके आए या फिर महाकुंभ फेयर करके आए, तो आपको किस तरीके से लिखना है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इलेक्शन और महाकुंभ मेला पे लिखकर दिखा देते हैं कि कैसे लिखना है। आप सभी को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देंगे। महाकुंभ मेला पर अगर आप सभी की परीक्षा में आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हर कोई अभी महाकुंभ मेला के बारे में चर्चित है।
हर कोई जानते हैं, और कुछ कुछ बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, आप सभी को वही देख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी जितने भी हैं ये सारे जो है अनएम्प्लॉयमेंट, डिसिप्लिन, ये सोशल मीडिया, इन सभी का हम आप सभी को पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना, एक बार बस रिवाइज कर लेना, बस उसको याद नहीं करना, बस फॉर्मेट जान लीजिए कि कैसे लिखना है। 3 पार्ट्स में आप सभी को, इलेक्शन पे हो या फिर किसी पे भी ऐसे लिखते हो, 3 पार्ट्स में ऐसे लिखिएगा। कैसे? सबसे पहला जो होता है वो थीम या फिर इंट्रो का है, ठीक है। इंट्रो यानी कि इलेक्शंस का इंट्रो आपको देखना है, इलेक्शन पे इंट्रो आप सभी को बताना है कि इलेक्शन है क्या, है ना। उसके बाद फिर आता है सेकंड पार्ट जो आता है आप सभी का बॉडी क्या है, मतलब कि इलेक्शन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए आप लोग, इलेक्शन के बारे में आप क्या जानते हो, इलेक्शन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पार्ट आता है इसी का, इलेक्शन का, जो कि आता है आप सभी का यहाँ पर कि इलेक्शन से रिलेटेड कंक्लूजन, यानी कि इलेक्शन आखिर करने का फ़ायदा हमें क्या है, यानी कि इलेक्शन करने का फ़ायदा क्या है, यानी कि सिंपली कंक्लूजन, ठीक है। या फिर चाहे महाकुंभ मेला पर ही लिखोगे तो महाकुंभ मेला क्या है पहले वो बताओगे। दूसरा, महाकुंभ मेला जो कि बॉडी पार्ट लिखोगे आप लोग, तो महाकुंभ मेला में क्या होता है, नहीं होता है, कैसे लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सब कुछ बताना है। लास्ट कंक्लूजन में ये बता देना कि महाकुंभ मेला जो है वो क्यों मनाया जाता है, मतलब कि इसकी इसको मनाने से क्या होगा, ये कंक्लूजन दे देना या फिर एडवाइस दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। बाकी यहाँ पर हम पूरा लिख दिए हैं कि इलेक्शन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डेमोक्रेसी का, इलेक्शन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी, जिसके कारण हम किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं, ताकि हर हर एक लोगों को कंट्रोल कर सके, हर एक स्टेट को कंट्रोल कर सके, हर एक कंट्री को कंट्रोल कर सके। इलेक्शन जो होता है वो फंडामेंटल पिलर होता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड होते हैं ताकि एकदम अच्छा और प्रोटेक्ट कर, मतलब कि एक अच्छा बेटरमेंट रिजल्ट दे, मतलब कि अच्छा काम करें ताकि देश आगे बढ़े, और साथ ही साथ वो जितने भी राइट्स और फ्रीडम्स हैं, जो भी आज़ादी है, जो भी अधिकार हैं, उन सभी चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके, हमें बचा सकते हैं अगर कोई उल्लंघन हो रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बॉडी लिख दिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन इज अ पीसफुल एंड एफिशिएंट वे ऑफ चूजिंग पॉलिटिकल लीडर्स, सिटीजन्स ऑफ ए नेशन चूज अ लीडर बाय कास्टिंग देयर वोट्स। हम लोग वोट देकर ही इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन में क्या होता है कि वोट देकर हम एक नेता को चुनते हैं ताकि वो हमारे घर को या हमारी स्टेट को चला सके, ठीक है, हमारी स्टेट को चला सके, हमारी कंट्री को चला सके। तो ये इतना आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोग कुछ कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखिए, ठीक है। ऐसे को लिखने के लिए आप सभी को रटना नहीं होता है, बस थीम पता होगा और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिए, बस बात खत्म। चाहे जितना भी ऐसे अभी इंपॉर्टेंट दिए हैं इन सभी का आप सभी को बस थीम पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार बस पढ़ लीजिए, पीडीएफ खोल के सभी का थीम पढ़ लीजिए, बस बात खत्म। ज़्यादा टाइम नहीं है, कल ही एग्ज़ाम है आप सभी का, और आप सब जो है वो अगर इतना टाइम वेस्ट करेंगे सिर्फ कि अभी हम सभी ऐसे को याद कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। बस एक एक बार में आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इलेक्शंस जब भी आप लोग ऐसे लिखें स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में, तो इलेक्शंस को बीच में या फिर जो भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं तो उसको बीच में लिख कर नीचे अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं महाकुंभ मेला, जो कि अभी बहुत ही करेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाकुंभ मेला पे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एक वार्निंग यहाँ देना चाहूँगी कि अगर आपके परीक्षा में कुछ भी लिख रहे हो ऐसे, फर्स्ट इंप्रेशन है तो ऐसे ही लिख रहे हो, तो अगर वहाँ कुछ गलती हो जाता है तो प्लीज़ कट मत कीजिएगा, उसको वहीं पे छोड़ के चल जाइए आगे, या फिर कट करना भी है तो इस तरीके से कट कर दीजिएगा, बस 1 मार्क हल्का सा, ठीक है। पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, एज योर विशेस। अब देखिए, ऐसे जो है महाकुंभ मेला 2025 in प्रयागराज is a Hindu pilgrimage held every 144 years in India। हम बता दिए कि महाकुंभ मेला है क्या, कहाँ मनाया जाता है, कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, ये बता दिए। आप सब लोग जानते हो कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला लगा है, जो कि प्रयागराज में लगा है। ये एक बहुत ही मेजर फेस्टिवल है इंडिया में, जो कि जिसको कि पूर्ण महाकुंभ मेला कहा जाता है, और ये 144 वर्षों बाद आता है। 2025 में महाकुंभ मेला जो है वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है पूरी दुनिया का, मतलब कि पूरा हर एक दुनिया से लोग आ रहे हैं, चाहे बाहर से हो लोग, दूसरे कंट्री से हो, हर एक जगह से आ रहे हैं, और ये एकदम धार्मिक गैदरिंग है, ठीक है, इकट्ठा है। दिस इवेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम 13 जनवरी, कब से स्टार्ट हुआ है, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। और ये कहाँ हुआ है, एट त्रिवेणी संगम, जो कि कहाँ है, प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, 13 फरवरी से 26 फरवरी तक, बस डेटा याद रखिए, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोग लिख लेंगे।
2025 कुंभ मेला विल मार्क द एंड ऑफ 12 कुंभ मेला साइकिल। 2025 जो कुंभ महाकुंभ मेला लगा है वो हमें ये दर्शाता है कि जो भी 12 सालों में कुंभ मेला लगता है उसका साइकिल का एंड हुआ, जो कि अकर होता है हमेशा 12 सालों पर। ठीक है। इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि ये महाकुंभ मेला है और ये 45 डेजों के लिए 45 दिनों के लिए लग रहा है। ठीक है। महाकुंभ मेला इज सेग्रेटेड इवेंट वेयर मिलियंस ऑफ हिंदूज डिवोटेड गैदर टू टेक अ होली डीप इन द रिवर। महाकुंभ मेला में जो है लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए वहाँ पर। और क्यों जाते हैं देखिए, त्रिवेणी संगम जो है वो वेयर कहाँ है। त्रिवेणी संगम त्रिवेणी संगम जो है वो 3 नदियों का समूह है, यमुना, गंगा एंड सरस्वती रिवर मीट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हॉलीएस्ट प्लेस इन द हॉलीएस्ट प्लेस फॉर हिंदू। हिंदू के लिए ये एक बहुत ही धार्मिक प्लेस माना गया है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज में। ठीक है। बेदर इन प्रयागराज रिवर इज बिलीव्ड टू वॉश अवे साइंस मतलब होता है पाप। ठीक है। एंड ब्रिंग अ स्पिरिचुअल प्योरिटी। जहाँ पे लोग अभी 2025 में जा रहे हैं अपने पापों को धोने के लिए गंगा स्नान करके और स्पिरिचुअल्स को स्पिरिचुअल यानी कि शुद्धता को लाने के लिए, अपने मन में शुद्धता को लाने के लिए। ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड इवन फ्रॉम अदर कंट्रीज विजिटेड महाकुंभ मेला। अदर कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं महाकुंभ मेला देखने के लिए। During the Mahakumbh, there will be religious and prayers and cultural performance. Devotees also come together to celebrate their faith, making the event of the symbol of unity and spirituality. ये जो है महाकुंभ मेला, ये एक बहुत ही कल्चरल परफॉर्मेंस यहाँ पर महाकुंभ मेला में भी हो रहा है। रिलीजियस प्रेयर्स हो रहे हैं, धार्मिक प्रेयर्स हो रहे हैं, प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो इस ये जो हुआ है प्रयागराज में, ये जो है वो हमें दिखाता है कि सिंबल ऑफ यूनिटी, एकता का सिंबल दिखाता है और धार्मिकता का सिंबल दिखाता है ना, दिखाता है ना। दिस फेस्टिवल इज फिल्ड विथ डिवोशन, एक्साइटमेंट एंड द जॉय ऑफ कमिंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी टू इंश्योर द सेफ्टी। आप अपनी सेफ्टी के लिए एंड कंफर्ट के लिए, जो भी मिलियंस ऑफ लोग हैं, जो भी हर रोज बहुत सारे करोड़ों लोग आ रहे हैं प्रयागराज में, तो उनकी जो है वो सुरक्षा गवर्नमेंट देख रही है। अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से की है, ये जानते हो। ट्रांसपोर्टेशंस की भी और हेल्थ की भी और सिक्योरिटी की भी, इन सभी चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने की है। लेकिन आप अभी जानते हो कि और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो तो ऐड कर देना। जैसे कि महाकुंभ मेला में बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो आप इसमें। ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख देना। ठीक है। लास्ट में आप पॉइंट करके लिख देना कि द 2025 महाकुंभ मेला विल बी अ memorable and a spiritual experience, bringing people from across the world to celebrate the power of faith and tradition. बस लास्ट में ये इतना लिख देना कि महाकुंभ मेला जो है वो एक मेमोरेबल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दे रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये जो है लोग जो भी पूरी दुनिया से आ रहे हैं घूमने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, ये हमें फेथ और ट्रेडिशन को दिखाती है, यानी कि विश्वास, भगवान पे विश्वास और जो भी ट्रेडिशन होती है, जैसे कह सकते हैं ना, मटेरियलिज्म को नहीं यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अमीर गरीब हर कोई यहाँ पर आ रहा है, ये आस्था को दिखाया जा रहा है। तो महाकुंभ मेला में हम कुछ यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी जल्दी आप सभी को लिखकर दिखा दिए। बाकी महाकुंभ मेला से अगर आ जाता है एग्जाम में, श्योर है कि आ ही सकता है, आ जाता है, तो आप अपने लैंग्वेज में भी कुछ रिलेट में लिख देना। ठीक है। दूसरी बात, आप सभी को हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप सभी को ये 10 नंबर दे देगा। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर दे देगा। प्लीज़ भाई लोग, इसको अभी भी नहीं पता है तो रट जाओ। हम सब जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है। महात्मा गांधी इसके राइटर है। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन नहीं जानते इनको। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर। आई हैव अ ड्रीम जो होता है मार्टिन लूथर किंग है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बार्टन रसल है ना, जानते हैं ना। द आर्टिस्ट सिगान हुआ है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीड है। हाउ फ्री इज द प्रेयर, हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉरथी एल्सर है। द अर्थ एची बेट्स है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज पर्लेस वर्क है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आप लोग ये सब भी देख लेना कि इनका डेथ कब हुआ है, इनका बर्थ कब हुआ है, रेसिडेंस ये कहाँ के है, ये देख लेना ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प हो। ठीक है। आप लोग सिर्फ स्टोरी और राइटर नेम देखोगे तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्प करेगा। 10 नंबर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा। ठीक है। और आगे जो हम समरी बताने वाले हैं वो समरी आपको 5 नंबर दे देगा, तो 15 नंबर लॉन्ग का क्लियर हो जाएगा आप सभी का। बाकी यहाँ पर आप सभी ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारी चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं। मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है, एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव जो कि रशिया के हैं। ठीक है। आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद फिर पोएम से रिलेटेड आते हैं, तो पोएम से रिलेटेड में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, जॉन डन।
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर जॉन डन है। आप यहाँ पर से ये भी याद रख सकते हो, नहीं याद होता है इसमें तो लास्ट लेटर जो है ई है डन में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ई लास्ट आता है, जॉन डन में भी ई लास्ट आता है। तो यहाँ से ये भी रिलेट करके याद रख सकते हो। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं जॉन डन और जॉन केट्स में, तो ये याद रखना, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि जब भी हम गाना गाते हैं तो वॉक करके गाते हैं, तो वॉक मतलब वॉल्ट विटमैन, समझ गए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन, WH ऑर्डन यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि अगला है कि और टू ऑटम, और टू ऑटम के राइटर कौन है, जॉन केट्स। और टू ऑटम के राइटर कौन है, जॉन। अगला क्या है आप सभी का, अगला है आप सभी का कि एन एपिटाफ के राइटर कौन है, एन एपिटाफ के राइटर है वाल्टर डी ला मेयर, ठीक है। द सोल्जर के राइटर है रूपर्ट ब्रिक, मैकबेथ विद द मिस्टर कैट के राइटर है TS एलियट, फायर हैम के राइटर है केके एंड दारूवाला, स्नेक के राइटर है DH लॉरेंस, माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर है कमला दास। अगर अभी भी आपको इन सभी राइटर्स के नेम को ट्रिक से देख लेना है, ठीक है। अगर ट्रिक से देख लेते हैं तो अगर आपको सभी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं अभी भी याद है तो ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। हम ट्रिक वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग रेसिडेंस भी देख सकते हो और बर्थ भी देख सकते हो। अगर याद होता है तो याद होता है, नहीं याद होता है तो इट्स ओके, आप छोड़ दो। बर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बर्थ या डेथ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होता है, आपको इंग्लिश में उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पॉइंट में जो आता है, सबसे पहला तो आप सभी का आता है कि ऐसे लिखने के लिए, सेकेंड में आप सभी का आता है एक्सप्लेन करने वाला। तो एक्सप्लेन करने वाला हम जो है 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों में आता है, जो कि 4 नंबर आप सभी को देता है और 4 में से किन्हीं एक को बनाना रहता है। तो देखो आप कौन से किसको बनाओगे, ये इसका हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ऐसे को एक्सप्लेनेशन को पहचानने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आप सभी को देखना होता है कि ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से ये लाइन लिया गया है, उसको लिखने का तरीका बताने। एक्सप्लेन वाले में आप सभी को पहले पहचानना होता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया। दूसरा कि उसके राइटर कौन है, जो कि राइटर आप सभी को याद है, अगर चैप्टर का नाम पता चल गया तो राइटर आप सभी को पता है। तीसरा कि ये कभी इस लाइन से क्या हम सभी को बताना चाहते हैं या फिर क्या समझाना चाहते हैं, बस ये इतना अगर खोज लेते हो, आप इतना समझ लेते हो तो आपको 4 नंबर यहाँ से पूरे मिल जाएंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल से बताते हैं आप सभी को कि जिनको भी नहीं पता है कि कैसे होगा ये, तो ट्रिक के माध्यम से ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी लाइन है, जिस लाइन को आप पहचान लिए हैं, मान लेते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के आई डू नॉट गो का लाइन है और उसको लिखने वाले कौन है, जॉन डन, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे उसको, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, जो कि हम जानते हैं ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट कौन, जॉन डन, ठीक है। यहाँ लिख दिया, उसके बाद फिर पॉइंट चेंज करके उसके बाद फिर करना कि द पोएट वांट्स टू सेज दैट, जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं वो लिखना है। अगर आपको नहीं पता है कि पोएट इस लाइन से हमें क्या समझाना चाहते हैं तो आप उस लाइन को ही एज इट इज़ उतार देना, ठीक है, उस लाइन को ही एज इट इज़ उतार देना। और उतार देना इन द सेंस कि आप लोग उस लाइन को उतारना भी, और साथ ही साथ अगर आपको चैप्टर पता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में क्या होता है, क्या क्या घटना होती है, किस चीज़ के बारे में चर्चा होती है, तो उससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट लिख देना, बस समझ गए बात को। ऐसे को इसी तरीके से लिखना, एक भी नंबर नहीं घटेगा आप सभी को। जो भी ऐसे का एक्सप्लेन नहीं करने के लिए नहीं पढ़े अच्छे से, जो भी चैप्टर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो वे इसी तरीके से करेंगे, बस समझ गए, मतलब कि लाइन को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से करना है। बाकी लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हम ट्रिक सिखा देते हैं। एक हम यहाँ पर दे दिए हैं एक्सप्लेन करने वाला, इस एक्सप्लेन करने वाले को यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए हम करके बता देते हैं। यस्टर नाइट द सन बेंट हेंस एंड येट इज हेयर, देखिए अब इसको कैसे पहचाने हम लोग, देखिए जैसे इसको पहचानना है, अगर पहचानने के लिए यस्टर नाइट यानी कि बीते हुए कल की बात, बीते हुए रात की बात करी जा रही है, कौन से चैप्टर में करी जा रही है, रिलेट कीजिए। यहाँ पे सन है, ठीक है, सन कौन से चैप्टर में आया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में आया है ना, तो इस तरीके से रिलेट करना है। कोई भी मेन वर्ड को पकड़ लीजिए, ठीक है, कोई भी मेन वर्ड को पकड़ लीजिए, जैसे सन है तो सन से रिलेटेड आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ठीक है, इस तरीके से पहचाने। उसके बाद फिर बस ये लिख देंगे कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, बस ये इतना लिखिए। मतलब कि आप लोगों को इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट, आप जो भी राइटर के बारे में अगर जानते हैं कि ये मेटाफिजिकल पोएट है या फिर कह सकते हैं कि किसी तरीके से भी पोएट है, तो आप उसके सामने लगा देना ग्रेट पोएट सिर्फ लगा देना, अगर पोएट के बारे में नहीं जानते हो तो, ठीक है, ये इतना लिख दिए। उसके बाद फिर हम लिख देंगे कि इन दिस लाइन द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वीनियंस हिज बीलव्ड बाय, देखिए हम तो ये लिखे कि अगर हम इसका लाइन जानते हैं तो इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन अगर नहीं आप जानते इस लाइन का मतलब, तो आपको क्या करना होता है कि लिख देते इन दिस लाइन द पोएट वांट्स टू इन दिस लाइन द पोएट इज ट्राइंग टू
सेज दैट यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। आप इसी लाइन को छाप देना और उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स को लिख देना। समझ गए? इसी तरीके से आप सभी को हर एक एक्सप्लेनेशन को बनाना है, चाहे वो आपका स्टोरी से रहे और चाहे आपका पोएम से रहे। कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो मिल ही जाता है, आप लोग रिलेट कर ही पालोगे। ठीक है, कोई ना कोई मिल ही जाता है वैसा। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट दिए थे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट समझने लायक होना नहीं चाहिए। बस आपको क्या करना है, पहचानने के लिए सिखा दिया है कि मेन वर्ड पे फोकस करना। कोई भी वर्ड अगर रिलेट कर पा रहे हो चैप्टर से तो उन सभी वर्ड को देख लेना। जैसे कि अगर हम कुछ आप सभी को यहाँ पर रिलेट करके दिखाएं तो रिलेट करके देखिए। जैसे आप सभी को परीक्षा में ये इस तरीके का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड नंबर में। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और इन चारों में से कोई एक बनाना है। तो कैसे हम इसको पहचाने कि कौन सा हम बनाएं? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप क्वेश्चन पे ही टिक लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन पे ही मार्क कर लेना कि हाँ ये चैप्टर जो है वो द आर्टिस्ट का है, ये चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। तो आपको बाद में फिर आसानी होगा लिखते टाइम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले द वर्क ऑन वन सेल्फ इज फॉलो टू आर्ग्यू टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एंड पर्सन एंड फ्री पर्सन अंडर सेल्फ। आपको पता है कि ये हमको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। असनफ के बारे में कौन से चैप्टर में बात हुई? ए पिंच ऑफ असनफ। इस पे लिख सकते हो आप सब, हाँ आराम से लिख सकते हो। ए पिंच ऑफ असनफ के राइटर कौन है? मनोहर मालगोंकर। तो इसको आप आराम से लिख सकते हो, एकदम बिल्कुल लिख सकते हो, इसी पर लिख डालो। अगर नहीं समझ आ रहा है कि कैसे लिखना है, तो नहीं समझ आ रहा है कि इस लाइन का मतलब क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सीधे सीधे सिंपली आपको लिखना होगा कि this line has been taken from a pinch of a snuff, and it has been composed by, it has been written by, लिखना composed नहीं, it has been written by मनोहर माल, it has been written by great poet, great poet नहीं, great writer। पोएट लगेगा स्टोरी पोएम में, लेकिन राइटर लगेगा स्टोरी वाले में। ठीक है, इट हैज़ बीन रिटन बाय ग्रेट राइटर मनोहर मालगोंकर। उसके बाद फिर क्या करना है, इन दिस लाइन द राइटर हैज़ बीन ट्राइंग टू से, उसके बाद फिर आप सब इसी को छाप देना। ठीक है, इसी को लिख देना। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना कि इसको लिख दोगे तो पॉइंट बढ़ाने के लिए आप सभी क्या करना कि इससे एक मनोहर मालगोंकर चैप्टर जो है, देखिए पिंच ऑफ स्नफ से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देना। कह देना कि मनोहर मालगोंकर जो थे उनको नानू काका के नाम से इस चैप्टर में जाना जाता था, और नानू काका बहुत ही कन्वीनियंस जो कि एकदम बिट टाइप की स्टोरी बनाते थे। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, कि वो जो थे नानू काका के बारे में लिख देना। नानू काका और मनोहर मालगोंकर दोनों मैटरनल अंकल थे ना, एक दूसरे के मामा भतीजा थे। तो इस तरीके से आप चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देना। समझ गए? दूसरा क्या है दूसरा, अगर इसमें से और भी अगर अच्छे समझ आ रहा है आपको, तो उस चैप्टर से रिलेटेड लिख देना। जैसे देखो सेबी, तो सेबी को जानते हो ना, द आर्टिस्ट का राइटर है, मतलब राइटर नहीं, सेबी जो है वो उस चैप्टर में आया है, सिगा नोया जिसके राइटर है, तो उसके बारे में ही लिख देना। समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2023 का क्वेश्चन है। जब 2023 के क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दिख सकते हैं, तो आप परीक्षा में क्यों नहीं लिख सकते हो? आप परीक्षा में, आपकी परीक्षा में भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, फिर ठीक उसी तरीके से 3rd नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरीके से आपको पहचानना है। 3rd नंबर क्वेश्चन में अगर हम बताएं आप सभी को, तो इंग्लिश हेवन किस चीज़ के बारे में बात करी गई है? इंग्लिश हेवन जो है वो आपसे बात करी गई है द सोल्जर में। द सोल्जर जो थे वो इंग्लिश पोएट थे। उसके बाद फिर अगर सेकंड नंबर बोलें तो हाउस के बारे में, साइलेंस के बारे में, और ये बात कहाँ करी गई है? स्नेक के बारे में, जो कि माई ग्रैंड मदर हाउस का है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को, माई ग्रैंड मदर हाउस के। आप लोग इस पर लिख देना, जैसे क्वेश्चन मिलेगा लिख देना यहाँ पर माई ग्रैंड मदर हाउस, राइटर कौन है? कमला दास। कमला दास हल्का सा पेन से लिख देना। समझ गए? इस तरीके से बस याद रहेगा, उसी पे लिख देना। 3rd नंबर भी क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हो, बेस्ट कंट्री। बेस्ट कंट्री की बात कौन सी चैप्टर में? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एनी पिटाक चैप्टर में, जिसके राइटर कौन है? वाल्टर डी लामेयर। तो आप इसमें भी लिख सकते हो। आपको यहाँ पर से 3 आइडेंटिफाई हो गया। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है बस। उसके बाद फिर पेन से लिख देना वहीं पे मार्क करके। समझ गए बात को? बस इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद आप सभी का आता है लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो अगर लेटर लिखने के लिए आएगा, तो अगर आप लेटर लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लेटर लिख देना। लेकिन सभी बच्चे
हम आप सभी से कह रहे हैं कि प्लीज़ एप्लीकेशन लिखना। एप्लीकेशंस डेली आप सभी के परीक्षा में मतलब कि हम लोग एप्लीकेशन हमेशा लिखते आए हैं अपने प्रिंसिपल के पास सर दर्द का बहाना लेकर, तो एप्लीकेशंस ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एप्लीकेशंस को लिखने का फॉर्मेट ये रहा, ठीक है। एप्लीकेशंस को कैसे पहचाने कि एप्लीकेशन ही है, तो एप्लीकेशन वहाँ लिखल रहेगा बाबू, सब साफ में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन अब लिखोगे कैसे एप्लीकेशन, आपको लिखना है टू द हेडमास्टर। अगर यहाँ पर हेडमास्टर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ हेडमास्टर लिखा हुआ है तो हेडमास्टर देंगे, अगर प्रिंसिपल लिखा हुआ रहेगा तो प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। टू द हेडमास्टर। उसके बाद फिर क्या लिखना है कि आपको जो भी आपका कॉलेज है, जिस भी कॉलेज में आप परीक्षा दे रहे हो, मतलब कि जिस कॉलेज में परीक्षा दे रहे हो वो नहीं, जिस कॉलेज से हो आप, सेंटर का नहीं देना, जिस कॉलेज से हो वो लिख देना। एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वहीं से छाप देना, ठीक है। जैसे हम अपने कॉलेज का नाम बताते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, और एड्रेस दे देना उसके नीचे, जस्ट नीचे लाइन में, बाहर पटना 803213। अगर पिन कोड याद है तो बहुत अच्छी बात है, लिख देना। उसके बाद फिर क्या करना है, डेट चेंज करके डेट लिखना है, जो कि आपका 6 तारीख को परीक्षा होने वाला है, 6/2/2025। इसी तरीके से आप लोग डेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगले लाइन में आप सभी को सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट को कैसे चूज पता करना है कि सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोगों को यहीं पे है, 4 के बाद जो भी लिखा रहेगा वो लिख देना। अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ द मैथमेटिक्स, बस यही इतना लिख देना, जो भी आपके क्वेश्चन में रहेगा वही लिख देना, ठीक है। अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, ये लिख दिए। उसके बाद फिर एक नीचे लाइन आएंगे, उसके बाद रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे। रेस्पेक्टेड सर लिखने के बाद बोल देंगे कि उसके बाद फिर जैसे ही रेस्पेक्टेड सर खत्म होगा, उसके नीचे वाले लाइन से वहीं से प्रारंभ कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आई बेग टू से दैट आई एम रिया कुमारी एंड ऑल्सो अ क्लास मॉनिटर ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। इस तरीके से लिखेंगे कि आपके स्कूल की मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, जो कि मॉनिटर हूँ। आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू, मैं यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए आई हूँ कि दैट आवर एग्जामिनेशन इज कमिंग सून, हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, बट द मैथमेटिक्स सिलेबस आर नॉट कंप्लीट येट इन आवर क्लास, नाउ वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स वाइल स्टडिंग, सो वी नीड सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप अपने आप से ये बॉडी बनाकर लिख देना, ठीक है। जो भी लिखना है, मतलब कि जो भी आपको रीज़न दिया जाएगा उस रीज़न से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना। बस यही ध्यान रखना कि जब भी लेटर लिख रहे हैं तो लेटर को एक पेज में लिखें, एकदम नया पेज में लिखें। कट्टम कुट्टी करके मत लिखना, कट्टम कुट्टी कम से कम करना, बिल्कुल करना नहीं। अगर कहीं गलती भी हो रहा है, मिस्टेक भी हो रहा है, तो उसको काटना नहीं है आप लोग, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी लेटर लिख रहे हो तो एकदम साफ साफ लिखना, एकदम साफ साफ, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर्मेट में लिखना, आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका ये खत्म होगा, उसके अगले पॉइंट पे आएंगे और देयरफॉर लिखेंगे आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लास। हम्बली मतलब होता है दयनीय पूर्वक, मैं आपसे मैं या हम सब जो है वो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस को अरेंज करवाइए, ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। वी विल हैप्पी फॉर, ये लास्ट में जरूर लिखना, ठीक है। वी विल बी वेरी थैंकफुल, वी विल बी वेरी थैंकफुल, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये लाइन चेंज करके यहाँ पर लिख देना है योर ओबीडियंट रिया कुमारी, नाम जो भी होगा आप सभी का, और क्लास जितना भी है 12th, और रोल नंबर आप सभी को अपना वाला रोल नंबर देना है जो एडमिट कार्ड पे है, ठीक है। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो एप्लीकेशन इस तरीके से लिखना है, और यहाँ से एप्लीकेशंस के लिए आप सभी को 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन आप सभी का क्लियर होता है। अब एप्लीकेशंस के बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप सभी को हम शाम को दे देंगे शॉर्ट क्वेश्चन, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आप सभी का आता है समरी, जो कि समरी आता है, आप ए नंबर वाला समरी लिख सकते हो, बी नंबर वाला समरी लिख सकते हो। ए नंबर वाले समरी में ज़्यादा होता है कि आपको पोएम से आता है, तो पोएम वाला भी अगर आपको लिखने आ रहा है अच्छे तरीके से तो आप पोएम वाला भी लिखना। अगर स्टोरी वाला आ रहा है तो स्टोरी वाला लिखना, ठीक है। 6 नंबर में मात्र आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना होता है, जिसके लिए आपको सभी को 15 नंबर मिलता है, आप सब जानते हो अच्छे तरीके से। अब समरी को कैसे लिखोगे आप अपने परीक्षा में, समरी को लिखने के लिए आप सभी इस तरीके से अगर समरी लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप सभी को यहीं तक में ना 1 नंबर मिल जाएगा, इतना वादा है मेरा, ठीक है। देखो आप सब जो भी समरी बनाना, जैसे कि पेज जो भी लिखना, 6 नंबर देकर इधर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख देना, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, जिसका यहाँ पर नंबर भी अगर चाहो तो नंबर भी दे देना, 3 × 5 करके नंबर भी दे देना, फिर मन होगा टाइम होगा तो, क्योंकि टाइम भी बहुत मायने रखता है एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। ये जो लोग कहते हैं ना कि आप एक्स्ट्रा बना देना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना देना, तो वो अगर टाइम बचता है तो बनाना, टाइम नहीं बचता है तो क्यों बनाना फालतू में, ठीक है। उसके बाद फिर समरी, आप जब भी जिसका भी समरी लिखो, चाहे ऑप्शन ए का लिखो चाहे ऑप्शन बी का लिखो, तो ऑप्शन ए का अगर हम बी का हम अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पर बी ब्रैकेट में करके समरी लिख रही है, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट नीचे वाली लाइन में बीच में लिखना, ठीक है, बीच में लिखना, ये सारा कुछ बीच में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। उसके बाद फिर जो भी समरी नंबर बनाना है, जैसे सेकेंड नंबर अगर बनाना है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख दिए और नीचे एक लाइन दे दी है, ठीक है, एक लाइन से इसको
अंडरलाइन कर दिए कि हम इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर पे लिख रहे हैं। उसके बाद फिर जस्ट नीचे लाइन में महात्मा गांधी जो भी उसके राइटर होंगे तो आप राइटर नेम लिख देना। जैसे कि अगर पिंच ऑफ स्नफ का अगर आएगा तो ए पिंच ऑफ स्नफ लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर राइटर का नाम लिख देंगे मनोहर मालगोंकर। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इस बार की परीक्षा में आएगा इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज। उसके बाद फिर नीचे जो है वो यहाँ पर राइटर का नाम लिख देना पर्लेस बक, तो वो भी आप परीक्षा में आएगा तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लाइन चेंज करना है और लाइन चेंज करके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन कोई भी समरी अगर आप लोग लिखोगे तो पहले आपको बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के राइटर महात्मा गांधी है और ये एक ऐसे है और इस हिस्से में गांधी जी डिस्क्राइब करते हैं हमारी भारत की सभ्यताओं को। इस तरीके से आप सभी को लिख देना है। जैसे कि कुछ भी अगर लिखोगे ए पिंच ऑफ स्नफ का या फिर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, या फिर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज लिखेंगे। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज इज एन इम्पॉर्टेंट व्हाट, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज जो है वो एक ऑब्जर्वेशन टाइप का है ना, तो और रिटन बाय पॉलेस बक, इस तरीके से लिखेंगे। अब महात्मा गांधी वाला है इन दिस ऐसे गांधी डिस्क्राइब द, जो भी डिस्क्राइब करते हैं वो लिख दिए। उसके बाद फिर डिटेल में बता रही है कि इस पोएम इस स्टोरी में गांधी जी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट, इट गाइड्स अस टू आवर टू डू आवर ड्यूटी, इट ऑल्सो टेच द लेसन ऑफ मॉरलिटी। मतलब कि आप जो भी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में आज तक शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं तो जो भी जानते हो आप लोग बस लिख दो। ठीक है, बस ऊपर का जो मेन थीम रहेगा, मेन थीम अच्छे से लिखिएगा कि ये चैप्टर लिखा क्यों जा रहा है। ठीक है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही है, क्यों लिखा जा रहा है वो लिख दिए। जैसे आइडियाज इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज है तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि लेखिका जो है वो ऑब्जर्व करना चाहती है इंडिया के लोगों को, उनको इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है, तो इस तरीके से लिख देंगे फर्स्ट थीम। उसके बाद फिर बॉडी, आप सभी को बॉडी में यही लिखना है कि चैप्टर से रिलेटेड जितना चीज़ आप जानते हो, जितना जानकारी जानते हो, आप सब कुछ लिख देना। ठीक है, अपने अपने भाव को प्रकट करो। उसके बाद फिर लास्ट में ये बता देना कि हाँ इस चैप्टर से लेखक या लेखिका क्या कहना चाह रही है, तो ये यहाँ पर आप सभी देख लेना। ठीक है, जिसका सारा पीडीएफ आप सभी को हम दे दिए, बस एक बार आइडेंटिफाई कर लेना। और इस तरीके से आप सभी का कंप्लीट होता है और यहाँ से आप सभी को 5 नंबर मिल जाएगा समरी में, और हम 10 नंबर बता दिए जो कि आप सभी को कौन सा है, 10 नंबर है मैच द फॉलोइंग से 10 नंबर है। अगर जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लिखना चाहते हैं, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए हम आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन जो होगा वो टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ देख लीजिएगा, या फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन में आप सभी को दे देंगे क्वेश्चन। फॉलोइंग आप सभी को यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में रहेगा जो कि आपको बनाना है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग सबसे पहले आप सभी को पोएम से रिलेटेड मिलेगा, जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, तो अभी अभी हम याद करवाए थे सॉन्ग, गाना जो होता है वो वॉल्ट विटमैन यानी कि वॉक करते याद गाते हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे इस तरीके से। कमला दास को कौन नहीं जानता है, माई ग्रैंड मदर हाउस, जो कि एकदम सैड है, तो ये पता है आप सभी को। एन एपिटाफ मानते हैं कि आप सभी को नहीं पता है, तो कैसे याद करेंगे। देखो एन एपिटाफ वॉल्टर डी लामेयर है ऐसे तो, है ना, तो वॉल्टर डी लामेयर यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन उसके बाद है द सोल्जर को तो सब जानते हो, रूपर्ट ब्रुक यहाँ लगा दिए। टू ऑटम के बारे में हम क्या बताए थे, ऑटम और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये दोनों में सॉरी सॉन्ग ऑफ ऑटम और क्या नाम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इन दोनों में जॉन आता है। ठीक है, तो जॉन जो होगा डन, वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में होगा क्योंकि ई से रिलेट कर रहा है, तो ऑटम में जो हो जाएगा जॉन किट्स हो जाएगा। और लास्ट आप सभी का जब बच जाता है तो वो जो हो जाता है वो एन एपिटाफ का वॉल्टर डी लामेयर। इस तरीके से आप सभी को आइडेंटिफाई करके ऑब्जेक्टिव ये इसको लिख लेना है। लेकिन एक बात यहाँ पर आता है, एक इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहूँगी कि आप सब अपने परीक्षा में जब लिखोगे ऑप्शन नंबर डी का बनाओगे तो इस तरीके से मत लिखना कि 1 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वॉल्ट विटमैन ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से मत लिखना कि 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके से मत लिखना। नंबर तो मिल ही जाएगा लेकिन नंबर हो सकता है कि घाट ले टीचर, क्योंकि अगर आपको पेज भरना है तो इस तरीके से लिखना। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यहाँ लिख दिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद फिर एक लंबा लाइन खींचेंगे और लंबा लाइन खींच के उसके बाद यहाँ पर लिख दिए कि वो कौन है, वॉल्ट विटमैन। जैसा कि हम आप सभी को पेज भरने वाले में दिखाए थे 16 पेज कैसे भरे, उसका लिंक दे दिए, उसी तरीके से आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, ना कि ये कि पहला का ई होगा डी होगा, ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, अब उसके बाद फिर राइटर वाले में भी ऐसे ही आप सभी को करना है कि आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है।
कौन नहीं जानता है? ए पिंच ऑफ स्नफ को कौन नहीं जानता है? मनोहर मालगोंकर है। द अर्थ के राइटर, इस तरीके से भी मत करना। कोई कोई क्या करेंगे ना कि इसको भी इधर छाप देंगे, इसको भी इधर छाप देंगे और ये ऐसे करके मिला देंगे। ऐसे भी नहीं करना आप सब, ठीक है? जैसे बताएं सामने सामने लिखने के लिए वैसे ही लिखेंगे। द अर्थ के राइटर कौन है? द अर्थ के राइटर है एच.जी. बेट्स। हम लोग बैठते हैं कहाँ? पृथ्वी पे ही ना, तो बेट से यानी कि बैट से अर्थ, ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है? डॉरेथी एल्सेर। और इसके राइटर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर, साइज के राइटर है पर्लेस बर्ग। तो यहाँ से आप सभी को इसमें भी आप सभी को 5 नंबर मिल जाएगा और समरी से 5 नंबर, टोटल 15 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन से मिलेगा। और लास्ट में जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन आता है प्रिसाइज या फिर पैसेज, तो प्रिसाइज को कैसे लिखना है आसान तरीके से 10 मिनट में वो कंप्लीट करवा दिए हैं, चाहो तो वो आप देख सकते हो, नहीं तो हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में कि प्रिसाइज को आप लोग करना, जो भी दिया रहेगा प्रिसाइज तो उसका 1/3 करके देखना। जो भी प्रिसाइज रहेगा उसको पहले 2-4 बार पढ़ लेना आराम से, लास्ट में जब बनाना तो 2-4 बार पढ़ लेना। उसके बाद जो वर्ड ज़्यादा टाइम आया है उस वर्ड को टाइटल में ज़रूर रखना। जैसे ह्यूमन, कोई भी आपको प्रिसाइज दिया गया है तो अगर ह्यूमन के बारे में है तो आप ह्यूमन उसमें देख रहे हो कि ज़्यादा मेन वर्ड जो होगा वो ज़्यादा बड़ा है ह्यूमन, तो ह्यूमन को टाइटल में ज़रूर रखना। और उसमें हिंदी में उसको जब कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि यहाँ पर जो भी रहेगा तो ह्यूमन के नेचर में अगर बता रहा है तो ह्यूमन नेचर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को टाइटल सेलेक्ट करना होता है, टाइटल अच्छे से लिखिए। फिर साथ ही साथ आप सभी को 1/3 करके लिखना है। जैसे 90 वर्ड में अगर दिया गया है प्रिसाइज तो आपको 1/3 करना है, तो यानी कि 30 वर्ड में आप सभी को प्रिसाइज लिख देना। और लास्ट में ये मत लिखना, ये लिखना मत भूलना कि प्रिसाइज किया गया है, प्रिसाइज वर्ड जो है वो 90 है और प्रिसाइज जो हम किए हैं प्रिसाइज बाय रिटन में कैसे लिखना है वो उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रिसाइज जो हमने किया है वो 30 में किया है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और अगर कोई चाहते हैं कि हमको पैसेज बनाना है तो पैसेज ही बना लीजिएगा आप लोग, लेकिन पैसेज में बनाइएगा तो कुछ अपने तरफ से आंसर को वहाँ मैनिपुलेट जरा थोड़ा कीजिएगा, डायरेक्ट पैसेज से उठा के वो आंसर मत चिपका दीजिएगा, उससे क्या होगा कि नंबर कट भी सकता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो था वो सब्जेक्टिव के लिए कंप्लीट था और आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आप सभी को मैं पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देने वाली हूँ। अगर आप सब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ही करवा दूंगी शाम को 6 बजे, ठीक है। शाम को 6 साढ़े 6 में ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर 8 बजे आप सभी को शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें मिलने के लिए ना भूलें आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।